हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। पिछले दिन मैंने सेट 13 के आंसर और उसमें मौजूद ग्रामेटिकल नॉर्म्स को आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए अच्छा खासा सीखने वाला रहा होगा और आपने इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अब तक 13 सेट को अगर आपने पूरी तरह से बनाया है तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स भी एकत्रित हो गए होंगे और आने वाले सेट में आप विश्वास करें उन पॉइंट्स की वजह से आपको अच्छे खासे अंक की प्राप्ति भी होगी और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। वैसे बच्चे जो इसमें पिछड़ गए हैं, मतलब मैं सेट 13वें का आंसर करा चुका हूं और वो 9 और 10 को बना रहे हैं, तो जो रिसेंट का एक सेट आता है आप उसको उसके साथ बनाना शुरू कीजिए और पीछे जो छूट गया है उसको एक एक करके सॉल्व करिए। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके सॉल्व करते जाइए। अगर उन सारे पिछले एपिसोड्स में भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी आपको दिखती है, कुछ भी ऐसा लगता है जो मुझसे समझने की जरूरत है, तो नीचे कमेंट में लिखें जरूर, हम जरूर उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सेट 14 के आंसर और उसके पीछे छिपे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स को लेकर के। हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेट में जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। वैसे बच्चे जिन्होंने सेट 14 को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर रोकिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्वेश्चन को पहले डाउनलोड करिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आइए, आंसर में लाइए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार किसी भी क्वेश्चन का आंसर A, B, C, D या E किस वजह से हुआ है। यहां पर अब बिना वक्त जाए किए हुए आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 14 में मौजूद सभी 15 प्रश्नों के उत्तर क्या है, साथ ही इसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। चलिए देखते। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 14 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और ये सेशन पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा और हम एक एक करके उसे सॉल्व करते चलेंगे। आज जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है पहला आज के सेट का, वो है 99। और जैसा कि मैं आपको याद दिलाता आया हूं कि ये सीधा सीधा नहीं 199वां क्वेश्चन है, मतलब ये है कि हम दोहरे शतक पर पहुंचने वाले हैं। पहला सवाल है हैविंग लिफ्टेड। अब देखिए, जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं वो आप इसे समझ लीजिए कि हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे इसकी जरूरत कभी पड़ेगी तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक काम फिनिश हो और दूसरा काम उसके बाद हो। तो जो पहला काम फिनिश हुआ यानी W1 और इसको मान लेते हैं W2, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब जैसे कि आप कहेंगे कि वह नाश्ता खाकर स्कूल जाता है, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, यहां पर जो है वो नाश्ता खाकर मुझसे मिलकर, इस तरीके का सेंटेंस होता है। ध्यान ये रखिएगा कि ऐसे ऐसे एक और सेंटेंस होते हैं इसमें, जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आया, ये उस तरह के सेंटेंस नहीं है। इस पर हम विशेष बात किसी दिन करेंगे और अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक है, दिक्कत होती है तो लिखिएगा जरूर। यहां पर मैं आपको कहा कि यह ध्यान रखना है कि वैसे ही सेंटेंस इसमें शामिल होंगे जिसमें एक काम पहले समाप्त हो और फिर दूसरा शुरू हो। जैसे मुझसे मिलकर वह गया, तो पहले मिल लिया फिर गया, ऐसा मिलते मिलते नहीं होगा। अब जो है एक सेंटेंस है कि दरवाजा खोलकर वो अंदर आया, तो दरवाजा बंद नहीं कर दिया, खुला तो वो खुला हुआ है, अंदर आया फिर वो बंद होगा। तो इस तरह के सेंटेंस में इसको प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि पहला काम फिनिश हो जाए फिर दूसरा चालू हो,
तो एक काम के फिनिश होने के बाद जब दूसरा होता है तो पहले वाले को उस कंडीशन में हम जो है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ये ग्रामेटिकल टर्म है। और पार्टिसिपल का तीसरा प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। कह रहा है हैविंग लिफ्टेड द हैवी वेट द बॉय सफर्ड अ सीवियर पेन। अब देखिए कि ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि सफर के साथ जो हम प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो होता है फ्रॉम, और इसीलिए यहां पर वो प्रेपोजिशन नहीं लिखा गया है, वो मिस है। तो यहां पर हम ए सीवियर पेन जो लिखा हुआ उसमें से ए हटा देंगे, सफर्ड फ्रॉम सीवियर पेन इन हिज एल्बो जॉइंट, और तब जाकर के ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 99 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, ए को रिमूव करेंगे और वहां पर यूज करेंगे फ्रॉम, क्योंकि सफर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन के तौर पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने डेटर के साथ इससे पहले बताया था। तो इसीलिए जो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आज दोहरा शतक इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लग गया है। ये 200वां क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक। और ये बड़ा ही कॉमन है, आप ये जानते हैं कि हैव के साथ, हैड के साथ और हैज के साथ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं, और इसीलिए इस सेंटेंस में जो ब्लॉक लिखा हुआ है ये मेरा गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, ब्लॉक्ड, और तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा कि विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक्ड। और इसीलिए जो इसका 200वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी वाले हिस्से में है, और ये बड़ा ही आसान है, ये सबका सही होना चाहिए। बड़ा ही बेसिक सा ये कंस्ट्रक्शन है, और टेंस में मैंने कई बार बताया है। जो लोग नहीं देखे हैं टेंस, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर एक एपिसोड मिलेगा, क्रम से देखिए तभी समझ में आएगा। मेरी बातें अगर आप छोड़ छाड़ कर देखेंगे तो थोड़ी अटपटी लग सकती है, इसीलिए मैं कहूंगा कि एक एक चीज है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो मेथड है, जो तरीका है वो अलग है, आपके परंपरागत मेथड से बिल्कुल अलग है। चलिए जो 200 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया डी। चलिए फिर से हम एक से गिनती चालू करेंगे और बढ़ेंगे तीसरे शतक की तरफ। तो जो यहां पर 201 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है द ऑथोरिटीज, और ये प्लूरल है, हैव लगा हुआ है, ठीक है। द ऑथोरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट ब्रीफ नोट्स must be prepared on all the issues related to customers grievances। अब देखिए यहां पर दो तीन चीजें हैं जांचने वाली। ऑथोरिटीज प्लूरल है, इसके लिए इसके साथ हैव लगा, हैव जब लगा तो इसके साथ तीसरा फॉर्म इंस्ट्रक्टेड लगा, वो भी ठीक है। मस्ट के साथ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पैसिव का फॉर्मेट पिछले दिन मैंने बताया था कि कोई भी मॉडल वर्ब है फ्यूचर के में, आपको याद होगा, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है मैं यहां पर लगा दे रहा हूं सेंटेंसेस ऑफ टेंस का कन्वर्जन पैसिव में, वो देखिए यहां पर क्या है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल द इश्यूज, ऑल के बाद इश्यूज है रिलेटेड टू कस्टमर ग्रीवेंसेस, और इसीलिए इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसका जो आंसर है नो एरर, और ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। क्योंकि यहां पर जांचने वाली जो दो तीन चीजें थी वो मैंने देखी और सबके सब ठीक है। प्लूरल है तो हैव लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है तो उसके बाद तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, इसीलिए जो 201 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है ई। चलिए 202 नंबर देखा जाए। 202 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एब्सोल्युटली टर्म्स, अब देखिए ये टर्म जो है ये नाउन है, क्या है, नाउन है, और एब्सोल्युटली जो है वो आपका जो दिया हुआ है इससे पहले उसमें एलवाई लगा हुआ है और वो एडवर्ब है। मैं आपको बार बार ये कहता आया हूं कि जरूरी नहीं है कि एलवाई लगा हुआ हो तो वो एडवर्ब ही हो, और लवली, फ्रेंडली, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। यहां पर एब्सोल्युटली जो ये वर्ड है ये एक एडवर्ब है, और आगे जो नाउन दिया हुआ है इसे, जो टर्म्स लिखा हुआ है इसे ये क्वालिफाई नहीं कर सकता है। दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली को एब्सोल्यूट में चेंज कर देंगे, और तब जाकर के एब्सोल्यूट टर्म्स
ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव ही चाहिए। तो कह रहा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स द डैमेज मे नॉट बी वेरी सीरियस बट इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और फिर से वही है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मॉडल है, नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, बाकी के सारे हिस्से ठीक हैं, इसलिए जो 202 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। इसमें हमने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई नाउन को जो है एडवर्ब से क्वालिफाई करने की कोशिश की गई, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। ग्रामर में ऐसा नहीं करते, जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को मतलब खुद को, एडजेक्टिव को, कभी कभी फ्रेजेस, सेंटेंसेस उसको भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब पर हम विशेष बात जब हम रेगुलर सेशन में एडवर्ब की तरफ बढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे, तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल एरर स्पॉटिंग के मद्देनजर अभी फिलहाल जिन बच्चों की एग्जामिनेशन है और जिनकी नहीं है उनको तो भाई आराम से पढ़ने की जरूरत है, जो मैं बता रहा हूं उतना सीखिए, धीरे धीरे जो है आपका रेगुलर कोर्स भी बढ़ रहा है। जिनकी एग्जामिनेशन है उनको अब ज्यादा डूब करके पढ़ने की अभी फिलहाल समय उनके पास नहीं है, इसीलिए यहां पर मैंने कहा कि नाउन है टर्म्स एंड दैट्स व्हाई मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए उसे क्वालिफाई करने के लिए, और इसलिए यहां पर एब्सोल्युटली की जगह पर एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 202 का वो हो जाएगा ए। चलिए 203 देखा जाए, कह रहा है कि द कंप्लेनेंट्स सुधाकर एंड मीनाक्षी इन देयर कंप्लेंट। अब देखिए कि जो यहां पर बात है, अब यहां से मैं आपको वॉइस की कुछ चीजें कनेक्ट करता जाऊंगा कि वॉइस में मैंने क्या कहा था कि जब हम सब्जेक्ट से लिखते हैं तो वही नॉर्मल फॉर्म, यानी कि V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, V5 हो सकता है, और तब जाकर के हम उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमने ऐसा बताया था। जब हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं, जिसका की मोड कैसा होता है, तो ये होता है सब्जेक्टिव, ये भी मैंने आपको बताया है। तब हम यहां पर बी लिखते हैं और वही रेस्पेक्टिव फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम बाय प्लस एजेंट लिखते हैं। मेरा ये पैसिव का पैटर्न है और ये जो पैटर्न है वो एक्टिव का है। तो हमें ये देखना है इस सेंटेंस में कि क्या जो सब्जेक्ट है वो शुरू में रखा गया है। कह रहा है कि द कंप्लेनेंट्स, तो कंप्लेन करने वाला नाम क्या है, सुधाकर एंड मीनाक्षी इन देयर कंप्लेंट। अगर आप उसमें से द कंप्लेनेंट्स हटा दें, वो वही है शिकायतकर्ता, एक शब्द वहां पर जोड़ा गया है, अगर हम उसे हटा करके भी देखें तो सुधाकर एंड मीनाक्षी इन देयर कंप्लेंट हैव बीन एलेज्ड नहीं, हैव एलेज्ड। क्यों? क्योंकि मुझे एक्टिव के फॉर्मेट लगेंगे और वहां पर बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल अगर हम रखेंगे तब तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इसे लिखेंगे तब तो ये इस फॉर्मेट को दिखाएगा, जबकि मेरे सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में दिया गया है। इसीलिए हम इस 3 नंबर के क्वेश्चन में से इस बिन को यहां से हटा देंगे, तब वो आ जाएगा एक्टिव वाले, यानी कि सब्जेक्ट से शुरुआत होने वाले सेंटेंस के पैटर्न पर, और तब जाकर के मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 203 का बी। क्या करेंगे, वहां से बिन हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि मेरे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है और सब्जेक्ट में बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल हम ऐसे नहीं लिखते हैं। बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा जाता है जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस लिखते हैं कि ही हैज बीन टीचिंग, बिन प्लेड, बिन फिनिश्ड, ऐसा हम पैसिव में लिखते हैं। और चूंकि मेरा सब्जेक्ट शुरुआत में है तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यानी 204। चलिए चौथा क्या कह रहा है, चौथे नंबर में कह रहा है द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रीज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट। और आपको पता है अनप्लेजेंट क्या है? ये जो अनप्लेजेंट है ये क्या है? अनप्लेजेंट है एडजेक्टिव, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक नाउन जोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, इससे क्लियर ही नहीं होगा कि द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रीज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड, यहां पर हैज प्लस P3 है वो भी ठीक है, अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट सिचुएशन, बिहेवियर, कुछ भी। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको मैंने एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की सीरीज में ये भी बताया था कि हम जब नेस जोड़ते हैं
तब ये नाउन में चेंज हो जाता है। मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूं, आप उसे देखिए जरूर, वो काफी मजेदार सीरीज है और आगे आने वाले समय में हम उसमें और एपिसोड्स भी जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनप्लेजेंटनेस कर दीजिए, वो नाउन में चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ अकेला है तो क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब इतना जो है एडजेक्टिव है और इस दोनों को मिला देंगे तब वो क्या हो जाएगा, वो नाउन में तब्दील हो जाएगा और तब सही हो जाएगा। और वैसे भी बात समझने की जब यहां पर आएगी तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ, इसके बाद क्या होना चाहिए, प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या होगा, एक नाउन होना चाहिए और वहां पर एडजेक्टिव है, वो गड़बड़ है। हम नाउन से पहले एडजेक्टिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जो है हम इस शब्द को अगर NES इसके साथ जोड़ देते हैं, अनप्लेजेंटनेस, तब जाकर के ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा और इसीलिए जो चौथे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई होगी आसानी से कि वहां पर एक शब्द दिया हुआ है अनप्लेजेंट, जो कि एक नाउन है, जो कि एक एडजेक्टिव है, हमें उसके बाद एक नाउन की जरूरत है। तो या तो हम तो ऐड क्यों करें उसी शब्द को, अगर वो कन्वर्ट होने लायक है तो हम उसे नाउन में तब्दील कर लेते हैं। और वैसे भी पॉइंट क्या याद रखना है, प्रेपोजिशन के बाद, ये पॉइंट यहां से जो बात आई कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आगे आने वाले सवाल में भी पूछा जाएगा। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 5वां सवाल देखा जाए। कह रहा है ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। अब देखिए कि 5वें सवाल में ये बड़ा ही आसान है और बहुत जल्द इस चैप्टर तक भी हम पहुंचेंगे। नरेशन की बात है यहां पर, कह रहा है ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, और जब भी लिखा हुआ है आस्क्ड, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस को डायरेक्ट को नरेशन में चेंज किया गया है इनडायरेक्ट में। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि वाई ही, तो जब ये WH वर्ड लिखा गया है इसका मतलब है कि ये WH क्वेश्चन के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। और आपको अगर ये जानकारी है कि नरेशन में जो नॉर्मल सेंटेंस होता है जब हम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं तो वहां दैट का प्रयोग करते हैं। यस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो उसमें अगर हम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन अगर WH वाला हो जाए तो वहां पर हम कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि ना हम दैट का प्रयोग करते हैं, ना हम इफ का प्रयोग करते हैं, ना ही वेदर का प्रयोग करते हैं। और इस सवाल में जो बी हिस्सा है उसमें वाई से पहले यहां पर दैट लिखा गया है जो कि गलत है और इसीलिए जो इसका आंसर है वो बी है। ध्यान में रखने वाली बात यहां पर क्या है, 5वें का बी क्यों हुआ आंसर, क्योंकि जब हम WH सेंटेंस के डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पर हम ना दैट यूज करते हैं, ना इफ यूज करते हैं, ना वेदर यूज करते हैं। दैट साधारण वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, असर्टिव कह सकते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और यस नो में इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो 5वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम क्या करेंगे, वहां से दैट को रिमूव कर देंगे। चलिए 6वां सवाल देखा जाए। कह रहा इफ दे आर फाउंड गिल्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ कंप्लेंट विल बी लॉज्ड अगेंस्ट देम। अब देखिए कि यहां पर है कि विल के बाद फिर बी लगाया है, तो देखिए कंप्लेंट जो लॉज करेगा वो पुलिस हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो सकती है, लेकिन यहां पर शुरू में लिखा हुआ है अ कंप्लेंट, तो वो ऑब्जेक्ट है और जब उसको शुरू में लिखा गया है तो वही मॉडल है ना, मॉडल पैसिव का पैटर्न है, मॉडल प्लस बी और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यहां पर बिल्कुल सही है। और यहां मैं आपको याद दिलाऊं वो एपिसोड जिसमें मैंने सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज को बताया था, मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं, आप उसको रिव्यू के तौर पर भी देखिए। बातें जहन में होनी चाहिए कि जब मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम प्रेजेंट में लिखते हैं कि दे आर फाउंड गिल्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये भी ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई और है तो वो सब्जेक्ट होगा और यहां पर जिसको गिल्टी पाया गया है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहां भी है। फाउंड तीसरा फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल कहिए, बी के बाद लिखा हुआ है आर के बाद, तो ये हिस्सा प्रेजेंट में लिखा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में विल बी के साथ लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। और इसलिए जो 6ठा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, नो एरर, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कॉम्बिनेशन पर परफेक्ट बैठ रहा है, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 7वां। कह रहा है दे हैव ऑलरेडी पुट अ प्रपोजल
फॉर टू बी अप्रूव्ड नहीं, फॉर अप्रूवल, सीधा सीधा है। और अब देखिए कि यहां पर मैं फिर से कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा, सीधा सा है कि आप अगर इसको व्यवहारिक तौर पर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो आपको शब्दों की कॉम्बिनेशन पता होगी, फॉर अप्रूवल, है ना। अब यहां पर फिर से देखिए कि प्रेपोजिशन है और उसके बाद नाउन होना चाहिए, अप्रूवल, और हम इस तरीके से टू बी अप्रूव्ड नहीं लिखेंगे, और अगर लिखेंगे तो हमको टू से पहले कुछ और लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब ऐड करने पड़ेंगे, पैसिव का फॉर्मेट हो जाएगा, और यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ये बिगाड़ रहा है। तो दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल इन द ensuing मीटिंग बिफोर द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसलिए 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। हम यहां पर क्या करेंगे, टू बी अप्रूव्ड को हटा देंगे और उस जगह पर यूज करेंगे अप्रूवल, वो इसलिए करेंगे प्रेपोजिशन प्लस नाउन। इससे पहले अभी 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने इस बात को बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन यूज करते हैं। चलिए 8वां सवाल देखा जाए। कह रहा है कि दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी। अब देखिए दे कौन, वो जो टैक्सी हायर किया। तो यहां पर जो सीधा लिखा हुआ है, देखिए कितना मजेदार है, वॉइस अगर आप पढ़ते हैं और ठीक ढंग से करते जाएंगे तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो रहा है, हायर्ड अ टैक्सी, है ना। अब देखिए यहां पर टैक्सी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये दे जो है ये सब्जेक्ट है, तो क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। सीधा कहेंगे दे हैव हायर्ड अ टैक्सी, दे हैव हायर्ड अ टैक्सी। और इसीलिए 8वें का जो ए सेक्शन है उसमें गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है, ये समझने की है कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत वो हुई है सब्जेक्ट से, तो हम उसमें एक्टिव के सारे फॉर्मेट, यानी कि पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म ईडी बिना हेल्पर के, तीसरा फॉर्म हैज, हैव और हैड के साथ लगाएंगे, और उस लिहाज से यहां पर बिन जो है वो अतिरिक्त यूज किया गया है, और उसे हम वहां से हटा करके जो है सेंटेंस को सही कर देंगे, और तब जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए 9वां सवाल देखा जाए। 9वें में कह रहा है ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स, ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये याद रखिएगा कि इसका कॉम्बिनेशन है, हम इस पर विशेष बात बाद में करेंगे। अ नंबर प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस पर सवाल कभी कभी पूछता है। ठीक, कह रहा है ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स वी हैड नोटिस दैट दोज टू एम्प्लॉइज वर ऑफन इन स्टेट ऑफ, और जब यहां पर फिर से प्रेपोजिशन लग गया तो फिर उसके बाद नाउन लगाएंगे, और कंफ्यूज्ड जो है वो ओब्वियसली नाउन तो है नहीं, कंफ्यूजन। क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और तब जाकर के ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स। अब देखिए ये पॉइंट मैंने एडिशनल आपको लिखाया है, आगे कभी जरूरत पड़ेगी कि अगर अ नंबर ऑफ रहेगा तो उसके साथ नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर कह रहा है कि अ नंबर ऑफ ओकेजन्स, देखिए नाउन है, बिल्कुल प्लूरल है, ठीक है। कह रहा है वी हैड नोटिस्ड, हैड प्लस V3 है, ये भी ठीक है, दैट दोज टू एम्प्लॉइज वर ऑफन इन स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड, नहीं इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और इसीलिए जो ये सवाल नंबर 9 है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या करेंगे, बार बार एक ही पॉइंट इसमें आ रहा है कि प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए 10वां सवाल देखा जाए, बड़ा ही आसान है ये, और इस सवाल में किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे लिखकर जरूर बताइए किस किस का ये सही है, किसने इसको गलती कर दी है। देखिए गलती क्यों नहीं होनी चाहिए, कह रहा है इन द लास्ट डेकेड, तो जब लास्ट डेकेड है उसके साथ आर तो लगेगा नहीं, और यहीं पर इसका एरर है कि 10वें नंबर के ए वाले पोर्शन में कह रहा है हिंदी फिल्म्स आर सर्टेनली पॉपुलर, यहां तक ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही कहा इन द लास्ट डेकेड तो वो आर नहीं वर होना चाहिए वहां पर, हिंदी फिल्म्स वर, और इसीलिए इसमें ए वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, आर को हटाएंगे, उसकी जगह वर का प्रयोग करेंगे, और 210 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। बड़ा ही आसान है कि लास्ट डेकेड है, ये पहचानने वाली बात है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
चलिए, और उसके बाद 11वां नंबर, ये भी बड़ा ही आसान है, और ऐसे लोग लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा समय लगाना चाहिए। 11वें का सी है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा हुआ है, वो प्रयोग नहीं करना है। जिनका गलत हुआ है वो सावधान हो जाइए कि आपको पॉइंट नोट डाउन तो करना ही है, साथ में सेट बनाने से पहले एक नजर दौड़ाइए जरूर, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने में इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे। इंप्रूवमेंट को स्टेबल रखना है तो सतत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, 11वें का सी है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। 12वां नंबर सवाल देखा जाए और इसमें थोड़ी सी जानकारी है। देखिए, यहां पर दो बातें हैं, एक है बिकॉज और दूसरा है बिकॉज ऑफ। इसके साथ जब यूज करेंगे तो नाउन यूज होगा, और इसके साथ जब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्यों? क्योंकि ये है कंजंक्शन और ये यूज होता है प्रेपोजिशन की तरह। ये बस ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में क्या रखना है कि बिकॉज जो है वो अकेले आएगा तो प्रेपोजिशन की तरह नहीं, कंजंक्शन की तरह यूज होगा। कहेंगे ही मूव्ड टू दिल्ली बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड लिव्स देयर। ही मूव्ड टू दिल्ली बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड लिव्स देयर। और बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे तब कहेंगे ही मूव्ड टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। अब यहां पर जब मैंने बिकॉज ऑफ लिखा तब मुझे सब्जेक्ट और ये जो उसके बाद वर्ब है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। तो यहां पर हम नाउन यूज करेंगे, और जब वो कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो पहचान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बिकॉज दिया हुआ है तो एक बार जांच जरूर लेना है कि आगे सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है, दैट मींस वो ठीक है, और अगर आगे नाउन दिया हुआ है तो वहां पर जो है ऑफ लगना चाहिए, और अगर ऑफ लगाकर आगे सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, तो वहां से ऑफ हटना चाहिए। चलिए देखा जाए, 12वें नंबर में कह रहा है कि ही वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज फैमिलियर। नहीं, बिकॉज ही वॉज फैमिलियर विद बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल वे ऑफ लाइफ। यहां पर बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही और वॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब एक सेंटेंस है। यहां पर बिकॉज का प्रयोग कंजंक्शन की तरह हुआ है, जोड़ने के लिए हुआ है कि he was selected for that post because he was familiar, और इसीलिए यहां से ऑफ को हम हटा देंगे, और जो 12वें नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बिकॉज ऑफ नहीं, ये वाला होगा। ये ध्यान रखेंगे कि बिकॉज कंजंक्शन है, ये जब अकेले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब एक कंप्लीट क्लॉज, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो अदर वर्ड्स है वो लिखेंगे। बिकॉज अब जब लिखा जाएगा तो उसके बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे, और मैंने एग्जांपल भी बताया, ही मूव्ड टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। चलिए, और आज के सेट का आखिरी सवाल 213वां कह रहा है, द ट्राइबल पीपल have high regard for him because he donated large number of money, नहीं amount of money, नंबर नहीं, amount of money। यहां पर large number लिखना बिल्कुल गलत है, यहां अमाउंट सही होगा, और इसीलिए जो इसका, क्योंकि मनी इज अनकाउंटेबल, अमाउंट होगा वहां पर, नंबर नहीं होगा, और जो 13वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। ये हमेशा से ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है ये कि भाई जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए नंबर नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए अनकाउंटेबल शब्दों का प्रयोग करते हैं। अमाउंट यहां पर मनी के लिए यूज हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेट में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अगर आपका कोई मंतव्य, कोई ओपिनियन, कुछ ऐसी सूझबूझ जो मेरे से मैच ना कर रही हो और कुछ भी पूछना हो, नीचे लिख करके सूचित जरूर करें। मैं बार बार आप सबसे अपील करता हूं कि अपने द्वारा जो नंबर आपको मिलता है वो नीचे लिख करके सूचित जरूर करिए। आपको फायदा हो रहा है तो ये भी लिख करके मुझे बताइए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड
अपलोड की जाती है वो आपका कम से कम मिस ना हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी पढ़ाई को गति देते रहिए। जब तक चलेंगे नहीं ये फासला घटेगा नहीं और आप मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, आपको जीत मिलेगी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर वाला आपके साथ हो, ये हम आपके लिए शुभकामना करते हैं और आप इस बार सफल जरूर हो। अब समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले वही नोटिस कि इस वीडियो के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे वहां से डाउनलोड करिए, बनाकर तैयार रहिए। क्रम में पहुंचने पर उसका भी सोल्यूशन जरूर कराएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.